हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू टीचिंग नोट्स फॉर सीटेट एग्ज़ाम। वेलकम बैक टू एवरीवन। और कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, कुशल होंगे, मंगल में होंगे। चलिए, आज मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक सीटेट परीक्षा के लिए एक और नया टॉपिक, जो प्रगतिशील शिक्षा के संबंधित प्रश्नों से संबंधित होगा। चलिए, ज़्यादा बातचीत न करते प्रश्न नंबर 1 की तरफ आते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रंस आर सीन एज सक्रिय अन्वेषक के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर। ऑप्शन नंबर बी, खाली स्लेटों के रूप में, ब्लैंक स्लेट। ऑप्शन नंबर सी, छोटे वयस्कों के रूप में, मिनिएचर एडल्ट्स। ऑप्शन नंबर डी, निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, पैसिव इमिटेटर्स। बताएं तो इसका आंसर क्या होगा? प्रश्न नंबर 1 का आंसर बताएं क्या होगा इसका आंसर। जो प्रगतिशील शिक्षा होती है, इसमें बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है? बच्चों को किसी प्रकार के निष्क्रिय अनुकारक नेगेटिव पॉइंट्स देखा नहीं जाएगा कि बच्चा ऋणात्मक क्रियाओं से चल रहा है, ऐसा देखा नहीं जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अगर बच्चा अच्छा होगा पढ़ने में, उसके प्लस पॉइंट होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। छोटे वयस्कों के रूप में, अच्छा, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को वयस्कों के रूप में नहीं, एक अच्छे अनुकारकों के रूप में देखा जाता है। जो होना नहीं छोटे वयस्कों के रूप में, यह भी नहीं होगा। इसमें क्या दे रहे हैं? ऑप्शन नंबर सी, खाली स्लेट के रूप में। अरे, ये तो होना ही नहीं है खाली स्लेट। प्रगतिशील में बच्चा को एक उच्च स्तरीय शिक्षा का जनक माना जाता है। बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं, बच्चा बहुत ही अच्छे कार्यों कर सकता है, ये संज्ञा प्रदान की जाती है बच्चों को। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए कहते हैं अन्वेषक, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, एक्टिव एक्सप्लोरर। जो मैंने खाली स्लेट नहीं माना, उच्च क्रियाशीलताओं के साथ बच्चों को क्रियाशील देखी जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है बच्चों को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं? द पीरियड दैट इंटाइटेट्स द ट्रांजिशन टू एडल्टहुड इज। ऑप्शन में पूर्व क्रियात्मक अवधि, प्री ऑपरेशनल पीरियड, बाल्यावस्था की समाप्ति, एंड चाइल्डहुड, किशोरावस्था, एडोलसेंस। ऑप्शन नंबर डी, मध्य बाल्यावस्था, मिडल चाइल्डहुड। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 2 का। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है, इनमें से कौन सी होगी? बताएं, सोच समझ कर बताएं। पूर्व बाल्य क्रियात्मक अवधि, ये तो होनी नहीं है। प्री ऑपरेशनल, बच्चा छोटा प्री ऑपरेशनल स्टेज, वस्तु स्थायित्व है उसका, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए तो इसमें होना ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी कहते बाल्यावस्था की समाप्ति। बाल्यावस्था की समाप्ति पर बच्चा थोड़ा संकुचित रहता है छोटी अपनी बाल्यावस्थाओं के हिसाब से, लेकिन अभी वो वयस्कता के संक्रमण उत्पन्न नहीं होते हैं उसमें। किस तो आपको प्रश्न को आंसर देखने से क्या लग रहा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था, एडोलसेंस, इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। जिन पियाजे के अनुसार बच्चे, अकॉर्डिंग टू जिन पियाजे चिल्ड्रंस, को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। कैन बी कंडीशन टू बिहेव इन पार्टिकुलर वेज बाई केयरफुली कंट्रोल्ड स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन। ऑप्शन नंबर बी, को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। कैन बी टच टू बिहेव एंड लर्न इन स्पेसिफिक मैनर्स यूजिंग प्रिंसिपल्स ऑफ रिवार्ड एंड पनिशमेंट। ऑप्शन नंबर सी, ज्ञान को सक्रिय रूप में संरचित करते हैं जैसे कि वे दुनिया के जैसे 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 दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। एक्टिवली कंस्ट्रक्ट नॉलेज एज दे मैनुलेट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर डी, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। लर्न बाई ऑब्जर्विंग अदर फॉलोइंग ए प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। तो बताएं इसका आंसर क्या हो प्रश्न नंबर 3 का। इसका आंसर होगा, आप बताएं क्या हो, देखकर बताएं, सोच समझ कर बताएं इसका आंसर क्या दिख रहा है। अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्वक नियंत्रण एवं विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जाता है। अनुबंधित किया, बाउंडेशन तो किसी चीज़ में नहीं किया जाएगा, बच्चे को सिखाने की क्रियाएं बताएंगे, अनुबंधित नहीं किया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना। अरे, पुरस्कार और दंड, अच्छा बच्चे को लालच दी जाएगी, लालच तो देना नहीं है, तो इसमें क्या करेंगे बच्चे के साथ? ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे भी दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बच्चों को सामूहिक माहौल से जोड़ेंगे, हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना, उसी के हिसाब से बच्चों को हम पढ़ाएंगे। इस तरीके से अच्छा व्यवहार करने से हम अच्छे से समझेंगे, इंसान सामने वाला हमसे अच्छे से बोलेगा। बस यही ज्ञान और सक्रिय रूप से संरचित करते हैं बच्चे को। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं।
चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विविधताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम खालिस्तान से खालिस्तान तक होता है। देयर आर द इंडिविजुअल वेरिएशन इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट, येट द सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज फ्रॉम फिल इन द ब्लैंक्स टू फिल इन द ब्लैंक्स। बताएं इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए अपरिष्कृत स्थूल चालक सिद्धांत, या परिष्कृत सूक्ष्म चालक सिद्धांत ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट, या फाइन मोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर बी परिष्कृत या सूक्ष्म चालक सिद्धांत विकास, अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास, फाइन मोटर डेवलपमेंट, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर सी शीर्षगामी या अधोगामी चिप्लोटिकल एंड प्रॉक्सिमोटल, या अधोगामी शीर्ष प्रॉक्सिमोटल एंड चैप्लोटिकल। बताएं इसका आंसर क्या होगा प्रश्न नंबर 4 का। इसको आप में देखने से समझ आ रहा होगा, शीर्षगामी और अधोगामी तो होना नहीं है दोनों में से। परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास और अपरिष्कृत, इन दोनों में से ए या बी में से एक होगा इसका। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, अपरिष्कृत चालक विकास रेशियो परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास, ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय एवं रंगों को विशिष्ट लिंग के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है। Associating toys, articles of clothings, household items, occupation and colors with specifics is a demonstration of जेंडर सिद्धांत, जेंडर थ्योरी। ऑप्शन नंबर बी जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर रिलीवेंस। ऑप्शन नंबर सी विकसित जेंडर पहचान, इवेल्युएट जेंडर आइडेंटिटी। ऑप्शन नंबर डी जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग। बताएं इसका आंसर को प्रश्न नंबर 5 का। ये क्या दिखा रहा है, खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्री, व्यवसाय, रंगों, विशिष्ट लिंग के आधार पर संबंधित करना। ये हमें क्या दिखा रहा है, जेंडर सिद्धांत तो है नहीं, कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा ऐसा ही करना चाहिए उसे, या जेंडर प्रासंगिकता भी नहीं है, रिलीवेंस नहीं कि ये व्यक्ति यही कार्य करेंगे। विकसित जेंडर पहचान, ये फिक्स तो कर नहीं दिया गया है बच्चे को यही करना है, तो ये क्या दिखा रहा है, जेंडर रूढ़िवादिता दिखा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। एक प्रारंभिक कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है इन ए एक्स में एलिमेंट्री क्लासरूम, इट इज़ ए इम्पोर्टेंट टू फिल इन द ब्लैंक द एक्सपीरियंस दैट ए चाइल्ड ब्रिंग विद हर। उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर। उन्हें शामिल कर उनका संचयन करने, बिल्ड ऑन। उन्हें आविष्कार करना चाहिए, उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। बताएं जो एक बच्चा, नया बच्चा स्कूल से नए स्कूल में आता है तो उसके बेचारों को क्या करना चाहिए, शिक्षक के, आप शिक्षक हो तो क्या करेंगे आप, आपको क्या करना चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे भाई उन पर ध्यान क्यों, उन बच्चे की हरकतें, बल्कि बच्चे की एक्टिविटी, सारी चीज़ें देखना, उन पर ध्यान तो बहुत ज़रूरी देना चाहिए। उन्हें अस्वीकार वो ध्यान नहीं देना चाहिए, अस्वीकार करना, डने, दोनों ही चीज़ें सेम हो रही हैं। तो उन पर ध्यान भी देना चाहिए और उन्हें स्वीकार भी करना चाहिए, उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए उनकी। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है, सिंपली उन्हें शामिल कर उनका संचयन करना चाहिए। बी इज़ द करेक्ट आंसर, बिल्ड ऑन, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और जेल भेज दिया जाएगा। कोलवर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत आता है। दंड एवं आज्ञापालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक अभिविन्यास, यांत्रिक उद्देश्य अभिविन्यास, या ऑप्शन नंबर डी सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहे हैं इसमें, एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, दवाई उसकी पत्नी या किसी की जान बचाने के लिए है, क्योंकि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा। तो किसका अभिविन्यास दिखाया जा रहा है, किस प्रकार की अवस्था के अंतर्गत आ रही है, ये सामाजिक क्रम नियंत्रण अभिविन्यास होगा, नहीं होगा इसका आंसर। यांत्रिक उद्देश्य का मतलब किसी प्रकार को प्रभावित करके किसी चीज़ को दिखा करके क्रिया करना, यांत्रिक उद्देश्य विन्यास होगा। सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, सभी की इच्छा के अनुसार ऐसा कर सकते हैं, नहीं। तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास होगा इसका। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लैब बाइगोस्की क्या कहते हैं।
Lev Vygotsky referred to the verbal dialogues that children have with themselves as भ्रांत वार्ता, disturbed speech, समस्यात्मक वार्ता, problematic speech, अहम केंद्रित वार्ता, इग्नोरिक स्पीच या व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। क्या बोलेंगे? जो मौखिक संवाद बच्चे अपने आप से करते हैं उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलेंगे उसको बताएं आप। उसको क्या बोलेंगे? निजी वार्ता या व्यक्तिगत वार्ता, प्राइवेट स्पीच। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 9, यह विचारधारा कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, किसके अंतर्गत आएगा? एक विचारधारा, बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन पढ़ते हैं। विशेष शिक्षा अधिकार, स्पेशल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, मल्टीकल्चरल एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा, इंक्लूजन एजुकेशन। ऑप्शन नंबर डी मुख्य धारा शिक्षा। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आप समझ ही रहे हो क्या दे रहे हैं। सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय, चाहे किसी प्रकार का बच्चा हो, उसे किसी प्रकार का भेदभाव ना करके सभी को एक समाहित कक्षा में पढ़ाया जाए, क्या कहलाएगी? समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका इसका राइट आंसर होगा, सी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि ए टीचर शुड, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधताओं की अनदेखी करे, इग्नोर कल्चरल डिफरेंस एंड डाइवर्सिटी एमंग स्टूडेंट्स। वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्षा में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है, कम्युनिकेट दैट सी रेस्पेक्ट एंड वैल्यू ऑल कल्चरल इन द क्लासरूम। ऑप्शन नंबर सी, वे विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे, मैक्सिमाइज कंपैरिजन एमंगस्ट स्टूडेंट्स। ऑप्शन नंबर डी, वह विशेष सांस्कृतिक समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे, प्रमोट स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू सर्टेन कल्चरल। तो बताएं इसका आंसर क्या? इस शिक्षक को क्या करना चाहिए? एक शिक्षक को विद्यार्थियों की सांस्कृतिक विभिन्नताएं उत्पन्न करने, किसी भी प्रकार की सांस्कृतिक हो या अपने माहौल की हो या अपने समाज की किसी प्रकार की विविधता उत्पन्न करनी चाहिए? नहीं, ये तो होना नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। वह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्षा में सभी संस्कृतियों को सम्मान करती है एवं महत्व देती है। तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी बच्चों को बताना चाहिए, हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी का आदर करना चाहिए, कोई किसी भी वर्ग का हो, हमें किसी के वर्ग की अवहेलना नहीं करनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे फिर विद्यार्थियों की तुलना करोगे तो अभी गलत हो जाए, विद्यार्थियों छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, रंग भेदभाव किसी प्रकार की तुलना करोगे ये भी बहुत गलत होगा। फिर विशेष सांस्कृतिक समुदाय के बच्चों को बढ़ावा दे, नहीं, उन्हें संप्रेषित करेंगे, वे सभी कक्षा में सभी संस्कृतियों को सम्मान करना चाहिए एवं महत्व देना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्ट डज राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009? पृथकरण, सिग्रेशन, मुख्यधारा शिक्षण, मैन स्ट्रीमिंग, एकीकृत शिक्षण, इंटीग्रेटेड एजुकेशन या समावेश शिक्षा, किसकी अवधारणा करता है? बताएं। 2000 क्या है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम किसकी अवधारणा करता है? क्या करता है? मुख्य धारा शिक्षा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन होगा। किसकी वकालत करता है? समावेशी शिक्षा। सही बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, सॉरी मिस्टेक हो गई है, सही बच्चों को एक साथ पढ़ाना चाहिए, मिला उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए हमें। तो इसका आंसर क्या हो? समावेशी, इंक्लूसिव एजुकेशन। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चे को कक्षा में प्रश्न, चिल्ड्रन शुड क्वेश्चन इन द क्लास, पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नॉट बी अलाउड टू आस्क, पूछने से रोकना चाहिए। वी स्टॉप इट फ्रॉम आस्किंग, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। वी इनकरेज टू आस्क, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। एक शिक्षक हैं आप, तो आप आपकी कक्षा में बच्चे हैं, तो उनसे किस प्रकार से प्रश्न की आप अपेक्षा करेंगे? पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी, चलो तुम्हें कोई प्रश्न नहीं पूछना, चुपचाप बैठ जाओ, उन्हें डरा के बैठा दो, क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। पूछने से रोकना चाहिए। अरे बच्चों को पूछने से रोकना नहीं चाहिए हमें, रोकना तो हमें है ही नहीं है। तो पूछने के लिए हतोत्साहित, बच्चे का मान सम्मान गिराओगे हतोत्साहित करके? नहीं। तो इसका आंसर क्या सिंपल दिख रहा है? पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए हमें। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है?
निर्देशन एवं संचालन। ऑप्शन नंबर बी अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ऑप्शन नंबर डी पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और फिर इसका आंसर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है? बताएं इसका आंसर क्या होगा। निर्देश एवं संचालन। अरे इसके माध्यम से बच्चे अच्छे से क्रियाकलाप करते हैं, बच्चे अपना कार्य भी अच्छे से करते हैं निर्देश एवं संचालन के माध्यम से। तो ये तो होना नहीं चाहिए, ऐसा सार्थक अधिगम तो घटित करेंगे नहीं ये। अन्वेषण एवं पारस्परिक, अन्वेषण एवं पारस्परिक भी इसी क्रिया में आता है। और पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, पुनरावृत्ति हम बच्चों को कक्षा में कहना चाहिए हमें हर कार्य का बार बार अभ्यास करते रहना जिससे वो कार्य हमारे लिए अच्छा सरल हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो? कंठस्थीकरण और स्मरण। बच्चों को किसी कार्य को याद करने और स्मरण याद करने और कंठस्थ रटने के लिए नहीं कहना चाहिए हमें। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर सी मेमोराइजेशन एंड रिकॉलिंग, कंठस्थीकरण और एवं स्मरण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। चिल्ड्रंस लर्न इफेक्टिवली व्हेन वे श्यामपट्ट पर अध्यापक से कुछ लिखे गए प्रश्नों की नकल करते हैं, वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है, ये पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। तो बताएं इसमें कौन कौन से आपको पॉइंट अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, उसी हिसाब से आप मुझे बताएं क्या होगा इसका आंसर। अब देखते हैं प्रश्न ऑप्शंस को अच्छे से रिकॉल करते हैं। वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे प्रश्नों की नकल। अरे बच्चों को कक्षा में शिक्षक जो पढ़ा रहा है उनकी नकल एक लिमिटेशन से करनी चाहिए, कुछ अपने दिमाग में लगाना चाहिए। सर कुछ मिस्टेक कर देते हैं तो उस ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए, तो उत्तरों की नकल करते हैं, नकल नहीं करनी चाहिए। अच्छे से नकल एकदम सर जो बता रहे हैं उनको ध्यान रखें, लेकिन नकल नहीं करो। गलती हो रही तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाए, सर ये गलत है, एकदम नकल नहीं करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए तो होगा नहीं। इसमें सेकंड क्या दे रहे हैं? सेकंड क्या दे रहे हैं? वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। हाँ ऐसा हो सकता है, बच्चों को हर अध्यापक के साथ कक्षा में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। अरे भाई शिक्षक कक्षा में होने वाली नियंत्रण तो करता है, पूर्ण रूप से नियंत्रण तो नहीं कर सकता। कई बच्चे कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं, कभी कुछ हरकत करते हैं, उन्हें पूर्ण तरीके से नियंत्रण कर नहीं सकता है, तो ये भी नहीं होगा। ये पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करना तो शिक्षक का बच्चों का कार्य बहुत गलत होता है। याद तो हमें कोई चीज़ करानी नहीं है, बच्चों को ऐसे बताओ बच्चे सीख जाएं, चलते फिरते में सीख करते रहें इस प्रक्रिया को। तो इसका आंसर क्या दिख रहा है हमें? इसका आंसर वे विभिन्न गतिविधियों कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं तो बच्चे अच्छे से सीखते हैं, प्रभावी तरीके से सीखते हैं। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ये हमारा आज का आखिरी प्रश्न होगा। चलिए ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द टेक्स्ट बुक? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही कथन है? यह पाठ्य पुस्तक पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करती है। इट हेल्प टू एक्टिव द ऑब्जेक्टिव लेट्स डाउन इन द करिकुलम। ऑप्शन नंबर पाठ्य पुस्तकें पढ़ने का एकमात्र स्रोत है। द टेक्स्ट बुक आर द ओनली सोर्स टू रीड। ऑप्शन नंबर सी यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बना रहा है। इज प्लानिंग ऑफ एजुकेशनल एक्टिविटी ऑफ फॉर द सेशन। एक पाठ्यपुस्तक शिक्षक के लिए अंतिम चीज़ है। ए टेक्स्ट बुक इज द फाइनल थिंग ऑफ फॉर द टीचर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा? सब प्लस पॉइंट पे ध्यान देना है और माइनस पॉइंट जो दे रहे हैं उन सब पे निगाह हटानी है। एक पाठ्यपुस्तक में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है? नहीं, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी पाठ्यपुस्तकें पढ़ने का एकमात्र स्रोत है? ये तो होगा नहीं, एकमात्र स्रोत होगा नहीं। तो इसका आंसर आप बताएं सोच समझ कर। मैंने तो सब में दोनों में मना कर दिया। यह सत्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बना रहा है, ये भी नहीं होगा। एक पाठ्य पुस्तक शिक्षक के लिए अंतिम चीज होती, ये भी नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा इसका आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्य पुस्तक के बारे में सही कथन है? इसका आंसर सोच समझ के और पढ़ के अच्छे से बताएं। यह पाठ्य पुस्तक में उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। पाठ्य पुस्तक शिक्षक के लिए अंतिम चीज़ नहीं होती है। शिक्षक अलग अलग तरीके से पढ़ा सकता है, एक ही पुस्तक से नहीं पढ़ाएगा, अलग अलग तरीके से एग्जाम्पल दे सकता है आपको, तो ये तो होना नहीं है। या शस्त्र के लिए शैक्षिक गतिविधियों की योजना बना रहा है। इस शस्त्र के लिए जिस शस्त्र में शिक्षक पढ़ा रहा है उसके लिए गतिविधियाँ एक ही पुस्तक से तो बनाएंगे नहीं हम।
अलग अलग तरीके से बना सकते हैं जिससे बच्चे अच्छे से कार्य कर सके, तो ये भी नहीं होना। पाठ्य पुस्तकें पढ़ने का एक मत, ऐसा तो नहीं हो सकता पाठ्य पुस्तकें पढ़ने का एक ही मत साधन है। पढ़ तो हम किसी भी चीज़ से सकते हैं, बच्चे को किसी भी चीज़ से, किसी पुस्तक से पढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ से आप टॉपिक अपने मन से बना के पढ़ा सकते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, पाठ्य पुस्तक में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। क्या पाठ्य पुस्तक में निर्देशों को उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, ये हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा 15 का। ऑप्शन नंबर प्रश्न नंबर 15 का ये राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, पाठ्यक्रम में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इट हेल्प टू अचीव द ऑब्जेक्टिव लेड डाउन इन द करिकुलम। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आज के लिए इतने ही काफ़ी थे प्रश्न। अब नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम कल आते हैं। देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद, थैंक यू।